नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आपका आज आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां हरियाली तीज पर जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। वृंदावन में आज विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में हरियाली तीज का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, जहां पर आज ठाकुर बांके बिहारी जी 20 किलो सोने और 100 किलो चांदी से बने हुए सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में दूर दराज से आज के अलौकिक दर्शन को पहुंच रहे हैं। जहां पर भगवान ने आज हरियाली तीज पर हरे वस्त्र धारण किए हैं, वहीं उनके साथ उनकी राधा कई सखियां भी इसमें साथ खड़ी हुई हैं, जहां उन्हें पंखा करती हैं। यहां पर भगवान के साथ साथ भक्त भी बड़ी संख्या में हरे वस्त्र पहनकर, यानी कि हरे कपड़े पहनकर, हरे वस्त्र पहनकर उनके उत्सव के भागीदार बन रहे हैं। जिस सोने चांदी के बने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने आज बाहर बैठक में आए हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ये स्वर्ण रजत का हिंडोला देश की आज़ादी के उत्सव के समय 1947 में सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए थे, जिसके बाद लगातार अब ये परंपरा चली आ रही है, जो कि आज तक भक्त अपने भगवान के सुंदर दर्शन सावन के महीने में करके खुद के जीवन को धन्य करते हुए भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदेश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी बनाई जा रही है, जिसके लिए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुरकाची खादर के तुगलकपुर कमहेड़ा में बन रही इस काऊ सेंचुरी से आसपास के क्षेत्र के लोगों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान खुद इस काऊ सेंचुरी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार निर्माण स्थल पर उनके द्वारा निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। गौवंश की धार्मिक महत्ता और उसकी महत्ता को देखते हुए काऊ सेंचुरी परिसर में नीम, पीपल, बरगद, छायादार पेड़ भी लगाए जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी वर्ष अक्टूबर माह तक ये काऊ सेंचुरी बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आवारा घुमंतु गौवंश की वजह से बर्बाद हो रही फसलों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। गौवंश संरक्षण के साथ साथ यहाँ अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चल रहा है, बीच में बारिश बहुत ज्यादा है इस बार, तो उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस रहा, थोड़ा प्रोजेक्ट लेट हो गया। लेकिन आज भी हमने अक्टूबर की डेडलाइन इसमें रखी है। अक्टूबर तक इस पूरे काम को करने का प्रयास किया जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज आएगा इसमें, जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहाँ आत्मा की ट्रेनिंग हुआ करेगी, फर्स्ट एड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। फिर अगला फेज चलेगा, तो अक्टूबर तक इसमें पूरा होने की पूरी संभावना है इसकी। अभी तक कितना निर्माण हो चुका है? देखिए, निर्माण तो ज्यादातर हमारे स्ट्रक्चर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि रेत बहुत ज्यादा है। 3 मीटर की गहराई से स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं। प्लांटेशन का आज काम शुरू हुआ है, तो निर्माण तो ठीक चल रहा है। अक्टूबर तक 1 महीना अगर ये हम बारिश में ना पिछड़ते तो हमारा सितंबर में काम हो जाता है। आवारा पशुओं से कब तक निजात मिल जाएगी? अक्टूबर में दोस्त, अक्टूबर में सब यहीं आ जाएंगे। खबर है यूपी के हरदोई से, जहां पिहानी चुंगी के देसी शराब के ठेके पर उधार शराब न देने पर युवक द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इतना ही नहीं, तोड़फोड़ करने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि हरदोई के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पिहानी चुंगी पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित देसी शराब के ठेके पर एक युवक को दुकान के सेल्समैन ने उधार शराब देने से इनकार कर दिया, तो गुस्सा युवक ने साथियों के साथ मिलकर शराब ठेके की जाली पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश की और बाद में सामान फेंककर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी पड़ती है पिहानी चुंगी। वहाँ पर एक देसी शराब का ठेका है, जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा उधारी की शराब मांगने को लेकर शराब के जो सेल्समैन हैं उनके साथ कहासुनी, वाद विवाद और मारपीट की घटना घटित हुई। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्तर से जांच एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो यूपी के कानपुर कमिश्नरेट संचेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले 4 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए सभी आरोपी कानपुर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिनके पास से लूट के 5 मोबाइल फोन, 5,000 रुपये, 2 तमंचा, 12 बोर और 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 12 चाकू भी बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये अपराधियों का अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह है
जो राजधानी दिल्ली, नागपुर जैसे बड़े शहरों में लोगों के मोबाइल लूटकर उन्हें सस्ते दामों में बेचा करते थे। कानपुर में भी सचेड़ी थाने के आसपास हाईवे पर ट्रक वालों को अपनी मजदूरी का हवाला देते हुए मोबाइल को आधे दामों में बेचा करते थे। शिकायत कई समय से पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने जाल बिछाते हुए इन सभी चोरों को धर दबोचा और अभी भी उनका एक साथी सलमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीती रात में पश्चिम जोन की SWAT टीम और थाना सचेंडी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को एप्रीहेंड किया गया, जिनके कब्जे से 25 मोबाइल फ़ोन, 2 CMP, कारतूस एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। जब इन चारों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि ये लोग घूम घूम कर अलग अलग शहरों में चोरी करके या लोगों से छिनैती करके मोबाइल फ़ोन छीनते हैं और बाद में उनको राह चलते किसी व्यक्ति को सस्ते फ़ोन का लालच देकर बेच देते हैं। जो 25 फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं उसकी डिटेल्स के बारे में सर्विलांस के माध्यम से उनकी IMEI स्कैन कराकर जो उनके राइटफुल ओनर्स हैं और जहां से वो मोबाइल फ़ोन को छीना या चोरी किया गया है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इन्होंने अपनी पूछताछ में दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ जगहों के नाम बताए हैं। वहाँ की पुलिस से भी हम संपर्क करके इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको बता दें कि भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। सीधे आपके लिए चलते हैं। मिलता है सब्जी आदि के लिए जो भावांतर भरपाई योजना है उसका हमने उत्पादन का एक बेंचमार्क ये निर्धारित किया है। जैसे उदाहरण के लिए आलू प्रति एकड़ हमने 120 क्विंटल, प्याज प्रति एकड़ 100 क्विंटल, टमाटर प्रति एकड़ 140 क्विंटल, फूल गोभी के लिए 100 रुपया प्रति क्विंटल और इसी हिसाब से इनके जो संरक्षित मूल्य हैं वो भी हमने तय किए हैं। इससे कम भाव में यदि उसका बिकता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन ये हमारा मार्केटिंग बोर्ड का जो पोर्टल है उसके ऊपर कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जे फार्म के हिसाब से जो अंतर आता है उस अंतर के हिसाब से और हमको जो पैसा है वो देते हैं। और सब्जियों के इस फल और सब्जी की जो भावांतर भरपाई है हमने पिछले सालों में 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ रुपए की राशि ये उनको दी है। किसान की फसल खराब होने पर उसको नुकसान न हो तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कार्यक्रम शुरू किया और हर बार एक अच्छी राशि किसानों को यदि क्लेम की बनती है तो उनको मिलती है। और इसी प्रकार हमने बागवानी की फसलों के लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है, जिसके अंदर 21 फसलें ये शामिल की गई हैं ताकि बागवानी और यानी अन्य फसलें इन सब का बीमा और कंपनियों को द्वारा करा करके उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए मित्रों, हम लोग किसानों के हित में हमेशा ये काम करते हैं। केवल भावांतर भरपाई योजना ही नहीं बल्कि बहुत अन्य निर्णय भी हमने लिए। हमने किसानों के खाते में सीधा पैसा DBT के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपया डाला है। कोई समय था किसान अपनी फसल बेचता था, उनके हाथ में पैसा नहीं जाता था, पैसा किसी और के अकाउंट में होता था, उनको अपने खर्च के लिए और समय समय पर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। अब किसान अपनी फसल बेच करके आता है तो सीधा पैसा और उसके खाते में ये जाता है। जैसे फसल बदलने की प्रोत्साहन राशि की मैंने बात की, इसी प्रकार हमने ऑनलाइन ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मोहनबाड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज लाहोवाल में वृद्ध वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि वीर व्रत नेगी उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय डिब्रूगढ़ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कुशल नेतृत्व में कॉलेज और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कैंप परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें क्षेत्रीय मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप महानिरीक्षक के साथ समस्त स्टाफ शामिल हुए। इसमें कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इससे बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया गया और आपको बता दें कि वृक्षारोपण अभियान में शामिल सभी पदाधिकारियों को उप महानिरीक्षक द्वारा संबोधित भी किया गया। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, हरा भरा बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया और इस मौके पर सभी लोगों ने वृद्ध वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेकर वृक्षारोपण किया। मेगा प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है पूरे देश भर में और इस ड्राइव के तहत जो प्लांटेशन होना है आज के दिन 11 बजे तक पूरे देश में 4 करोड़ प्लांटेशन होना है
और 4 करोड़ वहाँ जो प्लांटेशन लार्ज प्लांटेशन होगा, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी दिल्ली में नोएडा में प्लांटेशन करेंगे। तो उससे पहले हमने ये जो 4 करोड़ का जो प्लांटेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए एक ड्राइव चला है पूरे देश भर में। और इस प्लांटेशन में जो CAPF है उन्होंने आज जो है 11 लाख प्लांटेशन करना है और ITBP को भी उसी तरह से आज के दिन में 1,25,000 प्लांटेशन करना है। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि छबड़ा राष्ट्रीय चिकित्सालय में कुछ असामाजिक तत्वों और जिहादियों का आतंक देखने को मिला है, जहां इलाज कराने आए मरीजों में भय और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल एक युवक अपने इलाज के लिए पट्टी कराने आया था, वहीं पर नर्सिंग स्टाफ से हाथापाई करने लगा। एक मरीज पट्टी करवाने आए और उसके बाद अपने साथियों को लेकर वापस आया, मारपीट और तोड़फोड़ करने लगा। इस घटना से नाराज समस्त नर्सिंग स्टाफ ने थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखो, डॉक्टर तो अपना कार्य कर रहा है, उसका काम तो जो है सेवा करना है और वो अपने मरीजों को एक तरह से बिल्कुल पूरी भावना के साथ देखता है और उसका पूरा इलाज करता है। पर फिर भी लोग जो है इस तरह का व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल गलत है। आई थिंक जो है इस तरह के लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और आप क्या इस प्रकार की हरकत को क्या बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? आप प्रशासन से हम चाहते हैं कि नियमानुसार कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए इनके ऊपर और इस चिकित्सालय में जो है पुलिस चौकी स्थापित की जाए। अभी हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लड़के आके और जो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं उनके नर्सिंग स्टाफ के साथ में मारपीट किए। हम तुरंत मौके पर पहुँच गए और वहाँ पर जो भी बदमाशी कर। बिहार के समस्तीपुर नगर निकाय के आवंटित मद को खर्च नहीं किया जा रहा है, जहां वित्तीय सत्र का होल्डिंग टैक्स वसूलने में कार्यरत नगर कर्मी साफ सफाई के अलावा कोई सुविधा आम जनता को नहीं मिलती नजर आ रही है। ग्रामीण परिवेश जो निकाय में जुड़े हैं वो आज भी सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा यहाँ नदारद दिखाई पड़ती है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए आप और सुनिए। क्या व्यवस्था है? तो कुछ यहाँ सरकार अभी तक मुहैया नहीं करा। नल जल नहीं चल रहा है? नहीं। गली नली बना है? नहीं। स्ट्रीट लाइट लगा है? नहीं, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये सब काम आपको करना होगा। जी। ये गरीब तबके के लोग को क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और जो सुविधाएं होती है ये सब सुविधाएं चाहिए। में कहीं कहीं लगाया गया था 50 पर, जो कि अब पूर्णतः खराब हो चुका है और नगर निगम की तरफ से एक भी पोल पर जो ग्रामीण क्षेत्र, नया क्षेत्र जो जुटा है उसमें एक भी पोल पर कहीं एक लाइट नहीं लगाया गया है, जिसका लोगों में काफ़ी रोष है। नहीं, अभी तो हम लोग देने के इच्छुक नहीं हैं। जब सारा सुख सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद सोचा जाएगा। अभी चूँकि नया नगर परिषद ये क्षेत्र बना है तो इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो भी हमारे मजदूर तबके के लोग हैं और जो किसान तबके के लोग हैं वो कैसे इस टैक्स से बचेंगे। मैं ये चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आएँ और जो जीत कर आएँ वो इस पे मेनली फोकस करेगी। हरियाणा के रेवाड़ी के गांव शिवराज माजरा में सरकारी स्कूल के बाहर छात्राएं धरने पर बैठी हैं। आपको बता दें कि अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी और स्कूल के पूरे स्टाफ के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। जहां 6 दिन पहले स्कूल में ही 12वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड किया था। स्कूल के शिक्षक को मौत का जिम्मेदार बताया था। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही एक शिक्षक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कह रहे कार्रवाई चल रही है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट करो। प्रिंसिपल मैम को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? एसडीएम साहब ने कहा है, उस बातों से हम संतुष्ट हैं, परंतु कार्रवाई देखते हैं किस तरह के होते हैं। प्रशासन हमेशा लिपापोती तो करते ही आई है। अभी क्या मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बेटियों द्वारा शिक्षा अधिकारी से छात्रावास में एडमिशन की गुहार लगाई गई। दरअसल मामला कस्तूरबा छात्रावास कुंडेश्वर का है, जहां छात्राओं ने बताया कि पूर्व में वो छात्रावास में रहकर अध्ययन करती रही हैं, लेकिन वर्तमान में उनके द्वारा 8वीं कक्षा पास कर 9वीं कक्षा में प्रवेश कर छात्रावास के समीप भी विद्यालय में एडमिशन लिया गया, लेकिन छात्रावास में उन्हें नहीं रखा जा रहा,
जिसको लेकर छात्राओं द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई गई है। कितने में पढ़ती हो? 9। क्या समस्या लेके आई हो? हम हॉस्टल में नहीं ले रहे। कौन सा हॉस्टल? कस्तूरबा। कहाँ है? क्यों नहीं ले रही हैं? बोलने से क्या नहीं है। शिवांशी। कितने में पढ़ती बेटा? 9। क्या समस्या लेके आई हो? हम लोगों को मैम हॉस्टल में नहीं ले रही, स्कूल में नाम चढ़ गया, इस हॉस्टल में भी चढ़ गए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, अभी जगह नहीं है। कौन सा हॉस्टल है? कुंडेश्वर कस्तूरबा गांधी। कौन है मैडम, कौन है? मध्य प्रदेश के गाडरवारा में भव्य राम कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी कादमगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज चित्रकूट धाम पहुंचे। इस दौरान स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगे राम राज्य की शुरुआत ही गाडरवारा नगरी से होगी। समापन के शुभ अवसर पर स्वामी श्री ने सुदर्शन जी से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ देखा, हृदय आह्लादित हो गया और राम भक्ति की धारा बहती रही। शिव भक्ति की धारा, पार्थिवेश्वर निर्माण से शिव भक्ति की धारा, राम कथा से श्री राम भक्ति की धारा। यहाँ त्रिवेणी संगम प्रयाग बन गया, समस्त तीर्थ आ गए। आज तो मेघों ने भी वर्षा की है, मेघों ने आगमन किया है, यहाँ प्रसन्नता व्यक्त की है। बड़ी जोर से एक जल का एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ था कि लोगों को लगता था बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक वो छिड़काव करके चले गए। राम कथा में समस्त देवता आए हैं, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है यहाँ। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।